डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 1 बुक है उसका ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने संविधान की जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं, प्रमुख प्रावधान है, उनका अध्ययन किया है और ये देखा है कि पिछले सालों में किस तरीके से किसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, ये भी जाना है कि संविधान कैसे बना है, संविधान में कैसी कैसी चीज़ें आई हैं। ठीक है, किस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं, आपस में किस तरीके से संबंधित है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस पूरी बुक में पढ़ लिया है। लेकिन हम ये भी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था कि संविधान बनने की आवश्यकता होगी। मतलब ब्रिटिश के साथ आज़ादी के बाद ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई थी, या जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो नेताओं थे, उन्होंने संविधान में अपने देश को बांधने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, हमने बहुत बार अभी तक जितना चैप्टर पढ़े हैं उसमें संविधान सभा का उल्लेख सुना है या बहुत सारी उनकी बहसों के बारे में पढ़ा है। लेकिन हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि संविधान में जो दर्शन है, मतलब जो संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है, संविधान में किस तरह का चीज़ों का समावेश किया गया है, क्यों किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है। हमारा संविधान बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की क्या सीमाएं हैं, कितनी लिमिट से कितनी लिमिट तक जा सकता है, किस हद तक कैसी चीज़ें हो सकती हैं। एक तरीके से अब हम इस चैप्टर में संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की राजनीतिक दर्शन किस प्रकार की उसमें फ़िलॉसफी यूज़ की गई, उसमें जो जब वो बनाया गया है या उसमें जिन चीज़ों को का समावेश किया गया है, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्रश्न को। आज का प्रश्न क्या था कि प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है, किस न्याय का वर्णन नहीं है। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। आप तब तक इसको बताइए, तब तक हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और हम जानते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान क्या है? ठीक है, देखिए, संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि संविधान केवल कानूनों से बनता है, लेकिन कानून और मूल और नैतिकता, यह तीनों मिलाकर ही संविधान बनता है। संविधान में कुछ मूल्यों का भी समावेश होता है, कुछ प्रकार की नैतिकताएं भी होती है। जैसे कि अगर हम देखें, कोई कानून भाषा और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में मनाही कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो कानून है वह समानता के आधार पर, और समानता किस चीज़ से? समानता हमारा नैतिक मूल है, या एक तरीके से हम देख सकते हैं कि उससे एक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संबंधित महसूस करता है। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें जो प्रमुख रूप से तीन बातें शामिल होती हैं। पहली बात क्या है कि संविधान कुछ अवधारणाओं पे बना हुआ है। ये अवधारणाएं कैसी हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र। इसके बारे में हम जब सोचते हैं तब इन अवधारणाओं से जो मिल के बना हुआ है वह हमारा संविधान है। इसके अतिरिक्त दूसरी बातें हैं कि जिन पे संविधान का निर्माण हुआ है वह है उसकी समझ। मतलब हमारे सामने एक ऐसे समाज और एक ऐसी शासन व्यवस्था की तस्वीर रखी गई है जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं को हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पे हुआ है उस पर जो हमारी पकड़ है वह गहरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतही तौर पे बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हम समानता की, हम एकता की बात करते हैं, जिस तरीके से हम नागरिकता या अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की बात करते हैं, तो वह सिर्फ सतही स्तर पे नहीं होना चाहिए। हमें वह संविधान की अवधारणाएं की जो पकड़ है वो काफ़ी गहरी दिखनी चाहिए। और इसमें सबसे आखिरी बात क्या है? इसमें सबसे आखिरी बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहस के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके सैद्धांतिक रूप से हम ये बता सके कि उन आदर्शों को कहाँ तक और क्यों ठीक है और उनके आगे हम कैसे सुधार कर सकते हैं। देखिए, जो संविधान बना था तो उस समय की स्थिति के अनुसार बना है। ठीक है, तभी हमारे संविधान में आज इतने हमने देखे संशोधन हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति में, आज के कानून के आधार पे हमें संविधान में लगातार परिवर्तन देखना ज़रूरी है।
ठीक है। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो यह बताना बहुत ज़रूरी है कि यह मूल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी भी प्रकार के मूल्य का आधार बनाना एकदम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था के मूल्यों को समूहित करके जिस प्रकार का संविधान बनाया, उसमें उनके तर्क भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन भले ही संविधान के निर्माताओं ने कितने भी प्रकार की क्या बोलते हैं अच्छी कल्पना नहीं की हो, लेकिन उसके बाद भी हमें संविधान में एक प्रकार का स्थिरता देखने को मिलती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, विधायिका है, मीडिया है, स्कूल है, विश्वविद्यालय, और इन पे लगातार इसमें इस प्रकार की बहस चलती रहती है। और हम देखते हैं कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसको लोग अभी भी लोग इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, संविधान का जो आदर्श है वो अपने आप में परम नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यों और आदर्शों की अगर व्याख्या हम करें तो अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है, और सभी व्याख्याओं के बीच में कुछ ना कुछ विरोध पाया जाता है, लेकिन इस जांच परख की समय में हम ये देखेंगे संविधान के आदर्शों को एक कसौटी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी के लिए हम देखते हैं कि संविधान एक पंच की भूमिका निभाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि संविधान जो है ना वह लोकतंत्र के लिए एक बदलाव का साधन है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि संविधान की क्यों ज़रूरत है। देखिए, इस बात पे व्यापक सहमति है कि संविधान को लागू करना एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए ताकि सत्ता निरंकुश ना हो सके। ठीक है, मतलब लोकतंत्र का शासन रहे, इसलिए संविधान बनना, संविधान का लागू रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति रही है, संविधान के जो नियम है उन्होंने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश बनने से हमेशा के लिए बना के रखा, और आज भी हमारा देश एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी छवि निर्धारित करता है, और एक बहुत स्पष्ट छवि है इसकी यहाँ पर। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि संविधान सभा की मांगें पूर्ण नहीं होती हैं, उनकी चीज़ें सही नहीं होती, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें तानाशाही देखने को मिलती, और ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती जहाँ पर कोई पार्टी, या कह सकते हैं एक कोई बहुत अच्छी जो मजबूत स्थिति वाला इंसान होता, या एक पार्टी होती, जो लोगों का समूह होता, वह लोगों पर शासन कर सकता है। इस नज़रिए से जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर ही अंकुश नहीं लगाती है, इसके अलावा जो लोग सत्ता से दूर है, अर्थात सामान्य जनता डायरेक्ट रूप से तो सत्ता से नहीं जुड़ी है, उनको भी शक्ति देती है। और उसके अलावा जो हमारा संविधान है वह कमज़ोर लोगों को हक और उनका अधिकार देने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है, और उसका जो वर्णन है वो एक शब्द में कठिन बताना उसके बारे में बहुत कठिन है। ठीक है, उसी तरीके से हम संविधान के बारे में भी देखेंगे कि हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में नहीं अट सकता, क्योंकि यह उदारवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, संघवादी भी है, सामुदायिक जीवन मूल्यों की हामी भी रखता है, धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से जो वंचित लोग हैं उनके लिए भी संवेदना रखता है, उनके लिए भी कई प्रकार के कानून है। संक्षेप में हम ये देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वह स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और एक ना एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसके साथ साथ एक जो बुनियादी चीज़ है वह यह है कि इन सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। किसी भी तरीके से कहीं पे भी हमें तानाशाही देखने को ना मिले, और कहीं भी हमें एक बोलता है ना कि एक मजबूत पार्टी का, एक सत्तारूढ़ लोगों का कहीं पे हमें ज़्यादा अधिकार देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस भारतीय संविधान के मूलभूत आधार तत्व क्या है। ठीक है, संविधान के बारे में जितना अभी तक हमने पढ़ा है, हम समझ चुके हैं कि संविधान की जो विशेषताएं हैं वह किस प्रकार है। संविधान कानून के शासन पर बिलीव करता है। देखिए, हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान जो बनाया है वह कानून के जितने ज्ञाता लोग थे उस समय ज़्यादातर लोगों का बनाया हुआ था। ठीक है, तो संविधान में हमें कई प्रकार के कानून देखने को मिलते हैं। कानून का शासन सभी के लिए लागू करने की बात होती है। कई प्रकार के कानूनों का समावेश किया गया है, जिससे भारत के जो लोग हैं उनको न्याय के प्रति एक जागरूकता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम भारत में यहाँ पे सामाजिक न्याय भी देखेंगे। ठीक है, भारत संविधान को उदारवादी कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि संविधान के अर्थ में उदारवादी की बातें अलग है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो संविधान है वह सामाजिक न्याय से जुड़ा है। यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, इसके लिए सबसे प्रमुख उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस संविधान निर्माताओं का मानना था कि मात्र समता के अधिकार को देने से, मतलब समानता का अधिकार सबको मिला है। प्रत्येक व्यक्ति को, हम हमारे मूलभूत अधिकारों में से ये हमारा मूल अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ण, जाति, धर्म, लिंग
जन्म स्थान आदि के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है। लेकिन समानता का अधिकार देने से सिर्फ जो जो हमारे यहाँ एससी हैं, एसटी हैं, या जो जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके साथ जो न्याय हो रहा था उस केवल उन्हें वो अधिकार नहीं मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये भी देखा कि यहाँ पे इन लोगों को कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, कुछ संवैधानिक उपाय किए गए हैं, जिससे उनके लिए एक तरीके से उनको विधायिका में आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, जिस वजह से वे अपनी स्थिति सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान। देखिए, संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन का पक्षधर है। भारत में समुदायों में बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है, ये हमारा संविधान है। देखिए, हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं। ठीक है, और धर्मों के साथ हम ये देखते हैं, समुदायों के साथ यहाँ पे कई प्रकार की ऊंच नीच होती रहती है, जैसा कि हम कई जातियों में देखते हैं। और इसके बार बार हम ये भी देखते हैं कि दूसरे समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं और प्रतिद्वंदी भी बन जाते हैं। इस धार्मिक समुदायों की स्थिति में, या इस प्रकार की जो कठिन स्थिति में, अगर हम किसी एक धर्म को या किसी एक चीज़ को अगर हम ज़्यादा ही महत्ता देंगे तो बाकी लोगों के साथ ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भारत में धार्मिक समुदाय को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है और चलाने का अधिकार है। ऐसी संस्थाओं को सरकार अपना धन भी दे सकती है। इसलिए यह पता चलता है कि भारत में संविधान धर्म को न सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता और सभी धर्मों को एक बराबर नज़र से देखता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता भी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ है कि धर्म को आधिकारिक या सार्वजनिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ ये देखते हैं कि हम यहाँ पर कि सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं, अपनी धार्मिक आस्थाएं या विश्वास मानने का अधिकार है। किसी भी प्रकार का हमें यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि धर्म और राज्य में कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि कोई सरकार या कोई राज्य है वो धर्म के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करती है या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करती है। फिर आता है सार्वभौम मताधिकार। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को, 18 वर्ष के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह किसी भी श्रेणी से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर मताधिकार की स्थिति प्राप्त है, इसका अधिकार प्राप्त है, जिसकी वजह से ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरी स्थिति है संघवाद। हम देखेंगे कि भारत में जिस तरह की संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा है कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र की ओर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी और जो हैसियत है और जो उनको विशेषाधिकार है वह उनको महत्वपूर्ण तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चीज़ों में रोक टोक या किसी राज्य के या किसी के अधिकारों पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम राष्ट्रीय पहचान पर देखते हैं। संविधान में समस्त भारतीय जनता को एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया। इसकी बात हम करेंगे नागरिकता के लिए। ठीक है, तो भारत में एक नागरिकता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता दी गई है। किसी भी राज्य के स्तर पर नागरिकता नहीं प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, हम ऊपर जितनी भी विशेषताएं दिखाई गई हैं उसके अलावा हम जो कुछ और प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर संविधान संशोधन की संसद को सीमित शक्ति है, ज़्यादा असीम है। यहाँ पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। न्यायपालिका में पुनर्निरीक्षण की शक्ति है जो न्यायपालिका को बहुत मजबूत बनाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। मूल अधिकार हमारे बहुत मजबूत हैं और मूल अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके साथ अब हम देखते हैं, देखिए ये तो हो गया पॉजिटिव। भारत के संविधान में पॉजिटिव जितनी चीज़ें हैं वो इतनी हैं। अब कुछ इसमें आलोचनाएं भी हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत अच्छा हो, कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत संविधान की क्या आलोचना है। भारतीय संविधान की ज़्यादा आलोचना है नहीं। देखिए, अगर हम संक्षेप में देखें तो सबसे बड़ी आलोचना है कि भारतीय संविधान अस्त व्यस्त है, अर्थात बिखरा हुआ है। ठीक है, इसको अस्त व्यस्त या ढीला बताया जाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है कि ये किसी भी संविधान एक कसे हुए दस्तावेज में मौजूद होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे कि हम यूएसए में देखेंगे कि संविधान एक बहुत कसे हुए दस्तावेज में है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कानून को हम चेंज करेंगे या किसी प्रकार की चीज़ें देखेंगे तो ये बहुत कठोर होता है। लेकिन जब भारत में हम स्थिति देखते हैं तो भारत का जो संविधान है वह थोड़ा सा
मैंने आपको बताया था ना, कठोर और क्या बोलते हैं, नरम, दोनों का मिश्रित समूह है। मतलब कहीं पे बहुत कठोरता भी है, कहीं पे मिश्रित भी है। इस वजह से यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, कई बार हमें देखते हैं कि लोग इस बारे में कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फ़र्क है वह है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, मतलब उन लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। क्यों? ऐसी स्थिति, इस समय की जिस स्थिति में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उस समय सार्वभौम मताधिकार नहीं प्रदान किए गए थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लोगों के साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि संविधान की परिस्थितियों में लगातार बदलाव आता है। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान वह एक विशेषी दस्तावेज है, क्योंकि इसमें जितना भी अनुच्छेद है वह ब्रिटिशर से लिया गया है या पश्चिमी संविधानों की नकल है और इससे भारतीय संस्कृति में मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी, जब हम देखते हैं कि इस स्थिति में भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक स्थिति में है, क्योंकि इस संविधान की जो सांस्कृतिक और मूल परक जो भारत की जो स्थिति है, वह जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक और के मूल गति के अनुकूल नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है। और तीसरी स्थिति यह है कि यहाँ पे सबकी नुमाइंदगी नहीं है। नुमाइंदगी का मतलब हम इसमें दो देखेंगे कि एक होती है आवाज़ और दूसरी होती है राय। नुमाइंदगी को आवाज़ कहते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यह जो है ये कुछ विशेष लोगों का, कुछ एलीट ग्रुप के लोगों की ही आवाज़ है, उन लोगों द्वारा बनाया गया है और जो सामान्य जनता थी, जो बिछड़े हुए लोग थे, उनके यहाँ पे हमें देखने को ये नहीं मिलता। इस बारे में हम कह सकते हैं कि ये चीज़ काफ़ी हद तक गलत भी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के कितने बड़े ज्ञाता कहा जा सकता है, संविधान बनाने में उनकी कितनी बड़ी स्थिति है। तो जो अंबेडकर के प्रति जो हमें श्रद्धांजलि है, वह हमें दलितों के अंबेडकर एक दलित होने के साथ साथ संविधान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाज के कुछ वर्गों का यहाँ पे को हटाया गया है। अब हम जानते हैं कि संविधान के बारे में कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें जो गलत हैं और क्या सीमाएं दी गई हैं। देखिए, संविधान में जितनी भी प्रकार के, जितने भी इनके आधुनिक और कहा गया है कि संविधान आधुनिक है या पश्चिमी है, लेकिन ये पूरी तरीके से विदेशी नहीं है। भारतीयों ने उनके आधुनिक तरीक़ों को अपना लिया और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें ये भी देखी कि ज़रूरत के साथ, समय के साथ चीज़ें बदली हैं। ठीक है, इसलिए भारत की स्थिति में, भारत के संविधान में भी हमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब हम संविधान बना रहे थे तो हम अपने मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों का मेल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम अपने सिर्फ पुरानी स्थितियों को लेके एक संविधान बना रहे थे। देखिए, हमारे टाइम पे ब्रिटिश शासन उस टाइम पे इतना शासन कर चुके थे कि हर किसी में पश्चिमी मूल्य थोड़े बहुत आ चुके थे। तो इसीलिए ये संविधान का जो बनाया गया है, ये बहुत ही चयनित करके बनाया गया है। ठीक है, ना कि नकल करके। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। अब हम जानते हैं संविधान में क्या सीमाएं हैं। ठीक है, संविधान, इन बातों का यह मतलब नहीं है कि संविधान पूर्ण रूप से त्रुटिहीन है या किसी प्रकार सिर्फ त्रुटियों से ही भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ कई प्रकार की स्थितियां हैं। ठीक है, और हम कुछ मुद्दों के बारे में देखेंगे तो संविधान में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके बारे में हमेशा विवाद बना ही रहता है। ठीक है, सबसे पहली जो इसमें सबसे बड़ी स्थिति है वह है राष्ट्रीय एकता की धारणा, यानी कि जो केंद्रीकृत है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्र है, केंद्र को बहुत शक्ति मिली है, जिसकी वजह से कई राज्य अपने अधिकारों की मांग करते हैं या यूटीज हमें यहाँ पे अपने अधिकारों की मांग करते हुए दिखती है। ठीक है, दूसरा ये है कि परिवार संबंधी विषयों पे यहाँ पे उचित ध्यान नहीं गया। मतलब भारत की जो स्थिति है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि परिवार संबंधी जो कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन पे हम यहाँ पे लोगों ने स्पेशली ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तीसरी यह है कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकारों को मौलिक अधिकार न बना के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया। ठीक है, यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश ने कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकार का हटाने की जगह और नीति निर्देशक तत्व में क्यों डाल दिया। देखिए, इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो अधिकार हमें बहुत सही लगते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व, जैसे आप सभी को पता है कि वह राज्यों को मानना ज़रूरी नहीं है। इस वजह से कई बार हमें ऐसा लगेगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण नियम कानून हमसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो संविधान की सीमाओं के कारण हमें यह समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यह इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि संविधान के लिए, दर्शन के लिए यह खतरा पैदा कर दे। देखिए, इससे पहले हमने ये जाना था कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषता उसे जीवंत बनाती है और जो ये कानूनी प्रावधान है
जो सांसनिक व्यवस्था है वह समाज की ज़रूरत और समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि इस दृष्टि से हमें यह पता चलता है कि संविधान ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था, किस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। संविधान महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया था। इसकी रचना, इसका अंगीकार हम भारत के लोग, जैसे हम अपनी प्रस्तावना में देखने को मिलता है, उसके लिए, इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ की जो जनता है वह अपनी नियति का निर्माता खुद है और लोकतंत्र उनका एक साधन है जिसके जरिए लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है? तो इसका उत्तर है धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का वर्णन हमें प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब हम अपनी क्लास 11th का जो पार्ट 2 है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से वो क्लासेस शुरू होंगी। तब तक के लिए आप ये सारे वीडियोस देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगर आपको कुछ क्वेरी है या कोई दिक्कत हो रही है तो। और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। थैंक यू सो मच।